Assalamualaikum. From today we are going to start 11th biology series in just 24 वीडियोज़, जिसमें हम हर चैप्टर को दो पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे. ठीक है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में, और यूँ हमारी 24 वीडियोज़ में 11th बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. लेकिन ये तब होगा जब आप इन 24 वीडियोज़ में मेरे साथ एंड तक रहेंगे. ठीक है, सो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ द इंजाइम. ठीक है, और इंजाइम में हम पहले पार्ट के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर इसका जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि इसका नाम किस तरह से रखा गया. सेकंड में हम यहाँ पर देखेंगे कि इंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, और देन हम को फैक्टर को इंजाइम, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का वो होगा हमारे पास मॉडल्स ऑफ इंजाइम एक्शन. ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. सो इस चैप्टर को पढ़ाते हुए जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी. ठीक है, सो अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है सो स्टे विद मी. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर. सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं इंजाइम का इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है. पहले हम डेफिनेशन पर नहीं आते, पहले जो है वो हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ठीक है, इसकी पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिर बाद में जो है वो हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे. डू यू एवर थॉट कि हमारी जो आइज़ होती हैं, ठीक है ना, हम आइज़ से क्या करते हैं, देखते हैं. तो हमारी आइज़ को क्या चाहिए भाई, हमारी आइज़ को एनर्जी चाहिए. ठीक है, इसी तरह से हम क्या है कि हम हाथों से लिखते हैं, तो हमारे हैंड्स को क्या है, हमारे हैंड्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. इसी तरह से हम अपने कानों से जो है वो सुन रहे हैं, तो हमारे एयर्स को भी क्या है कि एनर्जी चाहिए. और अगर आप लोग ज़रा गौर करें ना, तो ये सारा कुछ एट अ टाइम हो रहा है. अभी की एग्जांपल ले लो, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग आंखों से देख रहे हैं, हाथों से नोट्स बना रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, और ये एट अ टाइम में इतने सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये इन्वॉल्व हैं, और इन सब को जो है वो एनर्जी चाहिए. ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, एट अ टाइम हो रहे होते हैं. बॉडी में ये सब कुछ एट अ टाइम हो रहा होता है, तो कुछ तो ऐसा चल रहा है बॉडी में कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्मूथली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. और वो क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी में हो रही होती है, वो है जी हमारी बॉडी में होने वाले क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, हमारी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं. सपोज करो हम एक वेल नोन केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं, हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं. अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की हम यहाँ पर ग्लूकोज की क्या करते हैं, जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं. कैसे, सपोज कर लो मेरे पास ये क्या है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं. ठीक है, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो यही ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है परफॉर्म होता है. अब इस रिएक्शन को, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. और साथ ही साथ यहाँ से हमारे पास हमें क्या मिल रही होती है, हमें मिल रही होती है ATP. ठीक है, हमें ATP मिल रही होती है. लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, ठीक है, अब ये इस रिएक्शन के साथ है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं, स्लो हो रहे होते हैं. लेकिन हमारे बॉडी को ये स्लो रिएक्शन नहीं चाहिए. हमारा बॉडी जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि इसको स्लो रिएक्शन जो है वो चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन स्लो होगा, ATP जो है वो बहुत ही स्लो बनेगी, और जब ATP स्लो बनेगी तो हमारे ऑर्गन्स तक भी बहुत स्लो पहुंचेगी, और जब ऑर्गन्स तक स्लो पहुंचेगी तो हमारे ऑर्गन जो हैं वो भी स्लो फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सपोज कर लो कि अगर आप अभी लिख रहे हो, ठीक है ना, और एक लाइन में आप लोगों ने सपोज कर लो 7 वर्ड्स लिखने हैं, और अगर रिएक्शन स्लो हो रहे हैं, ATP स्लो मिल रही है, तो आप लोग क्या करोगे, एक लफ्ज़ लिखोगे, रुक जाओगे, फिर जब एनर्जी मिलेगी फिर स्टार्ट हो जाओगे, फिर लिखोगे, फिर जो है वो स्टॉप कर जाओगे. तो यूँ क्या है कि हमारा बॉडी स्मूथली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो हमारे बॉडी को स्लो रिएक्शन नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फास्ट रिएक्शन. लेकिन ये फास्ट रिएक्शन कराने के लिए हमें जो है वो किसी एक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है. हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है. अब यही केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है. ठीक है, अब इस केमिकल सब्सटेंस का कोई ना कोई नाम तो होगा. यस, इसका हमारे पास नाम क्या है, वो है जी कैटालिस्ट. ठीक है, अब ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये क्या होते हैं कि एवरीथिंग
विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। कुछ भी हो सकता है हमारे पास कैटालिस्ट, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है सो हम उसको क्या कहेंगे, कैटालिस्ट कहेंगे। अगर तो हमारे पास जो कैटालिस्ट है, ठीक है ना, अगर हम सपोज कर लो लैब के अंदर हैं, ठीक है ना, और लैब के अंदर हमारे पास जो है वो कोई रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, और अगर हम इस कैटालिस्ट को लैब के अंदर यूज़ करेंगे तो इसका नाम कैटालिस्ट ही रहेगा, ठीक है। लैब के बाहर यानी कि आउटसाइड द बॉडी अगर हो रहा है तो तब हम ये जो केमिकल सब्सटेंस प्रोवाइड करेंगे तब इसका नाम कैटालिस्ट ही रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम बात करते हैं कि इस चीज़ की लिविंग बॉडी की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, इनसाइड लिविंग बॉडी में, ठीक है ना, इनसाइड लिविंग बॉडी में कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो इस कैटालिस्ट को हम क्या कहते हैं, इस कैटालिस्ट का नाम फिर चेंज करके हमारे पास क्या हो जाता है, बायो कैटालिस्ट, क्योंकि वो किस में हो रहे हैं, वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं। सो दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट कहते हैं। और इन्हीं बायो कैटालिस्ट का हमारे पास दूसरा नाम क्या होता है, एंजाइम, ठीक है। समझ आ गई। एंजाइम क्या होते हैं कि हर वो चीज़ जो क्या करती है, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है, ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अगली स्लाइड्स के अंदर मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल से बताऊंगी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बस अभी आप लोग इतना समझ लो कि जो हमारे पास एंजाइम है वो क्या होते हैं, ऐसे बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया कि एंजाइम क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो एंजाइम के बारे में हिस्ट्री बताती हूँ कि पहला जो एंजाइम है वो किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया गया, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, उसका नाम क्या रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं किस चीज़ की, कि जब एंजाइम जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था ना तो उसका नाम एंजाइम नहीं रखा गया था, पता भी नहीं था कि ये एंजाइम है, ठीक है। बस क्या था कि उसको जैसे डिस्कवर किया, ठीक है, तो बाद में उसका नाम पड़ा था क्या चीज़, एंजाइम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चा पहले इस दुनिया में आता है उसके बाद ही उसका नाम रखा जाता है, सेम इसी तरह से एंजाइम जो है पहले डिस्कवर हुआ, नाम उसका जो है वो बाद में रखा गया। तो एंजाइम पहले आया, नाम बाद में रखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु डिस्कवर द फर्स्ट एंजाइम, ठीक है। अब वो कौन थे जिन्होंने पहला एंजाइम जो है वो डिस्कवर किया था। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हमारे पास क्या है, जिसका नाम हमारे पास है पाइन, ठीक है। पाइन ने 1833 को जो है वो एक एंजाइम जो है वो डिस्कवर किया। एंजाइम का नाम नहीं रखा गया था, ठीक है। पाइन ने क्या किया, एंजाइम को डिस्कवर किया और उस एंजाइम को उसने क्या नाम दिया, डायास्टेज का नाम दिया, ठीक है, डायास्टेज। अब ये जो डायास्टेज था ना, ठीक है ना, ये क्या करता था, ये जो है ये एक्ट करता था किस चीज़ के ऊपर, स्टार्च के ऊपर, ठीक है ना। स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट कर देता था, माल्टोज के अंदर, ठीक है ना। स्टार्च बेसिकली क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इसको फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता था। फिर हमारे पास क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पाइन था इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1833 को। फिर उसके काफ़ी अरसे के बाद, ठीक है ना, काफ़ी अरसे के बाद कब, हमारे पास 1877 को एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, डब्ल्यू कोहने। ये डब्ल्यू कोहने थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने नेम दिया था, ठीक है ना, जिन्होंने नेम दिया था क्या चीज़, एंजाइम। इन्होंने कैसे नेम दे दिया, इन्होंने जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, जब ये रिसर्च कर रहे थे तो ये किसी के यीस्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो कि एक फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई के अंदर उनको क्या दिखा, ये हमारे पास क्या दिखे, ये बायो कैटालिस्ट दिखे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एंजाइम है ना, दो वर्ड का कंपैरिजन है, ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है इनसाइड, और जाइम किसको बोलते हैं, जाइम कहते हैं यीस्ट को। तो सबसे पहले जो एंजाइम देखे गए थे वो यीस्ट के अंदर देखे गए थे। सो दैट्स वाई डब्ल्यू कोहने ने इसका नाम ही क्या रख दिया, एंजाइम रख दिया, ठीक है। तो ये था कि एंजाइम का नाम जो है वो एंजाइम कैसे रखा गया, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब ये तो थे हमारे पास क्या चीज़ के किस तरह से इसकी जो है वो हिस्ट्री बताई, किस तरह से नाम रख दिया गया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में जब इंजाइम जो है वो डिस्कवर होते गए तो यहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप से अलग अलग नाम रखे जाने लगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू जो है वो इंजाइम के नाम रखे जाने लगे। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड में क्या था कि इंजाइम को हमने क्या करना है, नाम देना है। लेकिन कैसे दें, हम क्या करें कि इसके लास्ट पे, एंजाइम के लास्ट पे हम एक वर्ड लगा देते हैं एज, ठीक है ना। एंजाइम के नेम के लास्ट पे एक वर्ड लगा देते हैं हम एज। एज के लगाने से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये क्या है, एंजाइम है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी सुक्रेज है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलेज है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हाइड्रोलेज है, और हमारे पास क्या है, प्रोटीएज है। तो यूँ इस तरह से हमने क्या किया, इन सब के लास्ट पे एज लगाया। एज लगाने से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारे पास एंजाइम है। अच्छा, फिर सेकंड मेथड में हमारे पास क्या हुआ, सेकंड मेथड में हमने कहा कि हम एंजाइम को नेम दे देते हैं बाय प्लेस, ठीक है। यानी कि एंजाइम जहाँ से डिस्कवर हो रहा है, जिस जगह से डिस्कवर हो रहा है, हम उसी जगह से उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक प्लेस का नाम है फाइकस, ठीक है ना, फाइकस। उसके नेम से हमारे पास एक एंजाइम का नाम रखा गया था फाइसिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये नाम जो है बड़ा ही अजीब है, क्योंकि देखो हमारी दुनिया में कितने सारी कंट्रीज़ है, और हर कंट्री में क्या ये फाइकस नेम की कोई जगह होगी, किसी एक कंट्री में होनी है ना। अब सारी कंट्रीज़ में थोड़ी ना होगी। तो ये जो है इसको रिजेक्ट किया गया बाद में, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, एक थर्ड मेथड आता है, ठीक है। हमारे पास एक थर्ड मेथड आता है। उस थर्ड मेथड में क्या बताया गया कि हमने एंजाइम को नाम देना है बाय देयर फंक्शन, ठीक है। अब एंजाइम जो भी काम कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम नाम दे देंगे। तो हम उसको बाय फंक्शन उसका नाम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास एक एंजाइम है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो वर्ड हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएगा। तो ये उसको उसके फंक्शन के बेस पर उसको जो है वो नाम प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या चीज़, हिस्ट्री और उसको नेम प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि एंजाइम आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड देयरफॉर स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैंने ये तो बता दिया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और ये रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन विदाउट बीइंग कंज्यूम, इसका क्या मतलब है, देखो मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देती हूँ आउटवे के अंदर के। सपोज कर लो कि दो बंदों की लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, और वो मुँह मारी कर रहे हैं, ज़बान से एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन वो हाथापाई नहीं कर रहे। अब ये चीज़ जो है वो कोई तीसरा जो है वो नोटिस कर रहा होता है, ठीक है ना, और वो तीसरा बंदा आता है, किसी एक पर्सन के कान में कुछ कहता है, कि जिससे क्या होता है कि जो दो बंदे लड़ रहे थे ना, उनमें जो लड़ाई है वो इंटेंस हो जाती है। वो बंदा भड़क जाता है उसकी बात को सुनने के बाद। वो फिर जो ज़बान से एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, अब वो हाथापाई शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि पहले लड़ाई हो रही थी लेकिन वो इतनी इंटेंस नहीं थी, लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है वो ज़्यादा इंटेंस है। तो तीसरा बंदा उसने क्या किया, उसने जो है वो आग लगाने का काम किया और फिर वो खुद फरार हो गया। सेम इसी तरह से एंजाइम भी क्या करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं होते, ठीक है ना, खुद वो यूज़ नहीं होते। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि हमारे पास जो एंजाइम होते हैं ना वो किस चीज़ के मिलके बने होते हैं, वो बने होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने हुए हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास एंजाइम होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या दिखता है, एक स्मॉल डिप्रेशन दिखता है, ठीक है, स्मॉल डिप्रेशन दिखता है। उस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं,
एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के अभी आपको दिखाती हूँ। सपोज करो ये मेरे पास है जी इंजाइम। ठीक है, अब ये इंजाइम है और इंजाइम में आपको ये डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। इस डिप्रेशन को मैं क्या नाम दे रही हूँ? इस डिप्रेशन को मैं नाम दे रही हूँ एक्टिव साइट का। अब इसको एक्टिव साइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इस होल इंजाइम को देखो तो ये पूरे का पूरा इंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है इंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्मॉल डिप्रेशन कह रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पर इंजाइम प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो है इंजाइम के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये साइट जो है वो एक्टिव होती है। सो दैट्स वाई इसी साइट को हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइट कह रहे हैं। पूरा इंजाइम एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ यही जगह जो है वो एक्टिव होगी। सो दैट्स वाई हम इसको नाम भी क्या दे रहे हैं? एक्टिव साइट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। ठीक है, इंजाइम की जो हमारे पास क्या होती है? एक्टिव साइट होती है। इसके ऊपर आप लोगों को दो रीजन दिखाई देंगे। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ इंजाइम का एक्टिव साइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो एक्टिव साइट होती है ना, इसके ऊपर आप लोगों को दो रीजन दिखाई देंगे। पहला रीजन हमारे पास क्या होता है? पहले रीजन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। ठीक है, और दूसरे रीजन को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है, ये दो साइट होती है। अब ये जो बाइंडिंग साइट होती है ना, इस बाइंडिंग साइट का काम क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है? एंजाइम के साथ आकर जो है वो अटैच होना होता है। उनको ये क्या करती है? उनको ये रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है ना, और फिर क्या कराती है कि उनका हमारे पास एंजाइम और उस मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या बना देगी? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगी। ठीक है, और दूसरी मेरे पास क्या होती है? कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट हमारे पास क्या होती है कि एक ऐसी साइट होती है जो क्या कराती है? कैटालाइसिस कराती है, यानी कि उस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कराएगी। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी? ये हमारे पास जो है वो कैटालिटिक साइट बन जाएगी। अब सपोज करो ये मेरे पास जो साइट है, ये हमारे पास कौन सी साइट है? ये है जी बाइंडिंग साइट। ठीक है, और ये जो आप लोग साइट देख रहे हो, ये मेरे पास कौन सी साइट है? ये है कैटालिटिक साइट। तो ये दो साइट हमारे पास जो है ये आ गई। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है सो प्लीज़ अपना फीडबैक भी लाजमी दे, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कोफैक्टर एंड को एंजाइम। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो एंजाइम होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। ठीक है, एक हमारे पास क्या होते हैं? सिंपल एंजाइम होते हैं। सिंपल एंजाइम में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम हमारे पास जो होता है उसको चाहिए होता है क्या चीज़? पार्टनर। ठीक है, अगर तो हमारे पास एंजाइम को पार्टनर मिलेगा तभी वो अपना फंक्शन फुली परफॉर्म कर पाएगा और उसको तब हम कंप्लीट एंजाइम बोलेंगे। लेकिन अगर उसको उसका पार्टनर नहीं मिलता तो तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है कि ये कंप्लीट भी नहीं है और अपना फंक्शन भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जब इस एंजाइम के साथ इसका पार्टनर लग जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं होलो एंजाइम, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? होलोजाइम। ठीक है, तब इसका नाम हमारे पास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो तब हम इसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं। दूसरे हमारे पास एंजाइम होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अब इस कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर आप लोगों को क्या दिखते हैं? दो पार्ट दिखते हैं। ठीक है ना, दो पार्ट दिखते हैं। एक हमारे पास कौन सा होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है ना, और दूसरा मेरे पास कौन सा पार्ट होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये क्या है? ये जो है ये प्रोटीन पार्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम। अब इसके साथ हम एक और स्ट्रक्चर अटैच करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास, ठीक है ना, और इसके साथ मैंने अटैच कर दी, ये मेरे पास क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो है अगर मैं इस एंजाइम को, ठीक है ना, अगर ये मेरे पास प्रोटीन पार्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक है ना, एपोजाइम या एपो एंजाइम। और दूसरा ये जो मेरे पास क्या होता है? ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कहते हैं
कोफैक्टर। समझ आ गया कि इसमें कंजुगेटेड में आपको क्या मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे, एक एपो एंजाइम, दूसरा मेरे पास है क्या चीज़, कोफैक्टर। अब ये जो कोफैक्टर होते हैं ना, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, मज़ीद दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोफैक्टर, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर होते हैं ना, मेरे पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरे को हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के कोफैक्टर होते हैं। पहला जो हमारे पास कोफैक्टर है दैट इज़ द कोएंजाइम, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है जी, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम में क्या होता है कि हमारे पास ये जो कोफैक्टर होता है ना, ठीक है, यानी कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये एपो एंजाइम के साथ, यानी कि इस एंजाइम के साथ क्या होता है, ये लूजली अटैच होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लूजली अटैच विद एंजाइम, ठीक है ना, ये लूजली अटैच होता है। अब इसकी एग्जांपल में जैसे कि हमारे पास क्या आते हैं, जैसे कि आता है नियासिन, ठीक है, नियासिन आता है, राइबोफ्लेविन आता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन, और हमारे पास एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एनएडी, यानी कि निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो इस कोफैक्टर में आता है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कोफैक्टर की जो मेरे पास दूसरी टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये किस तरह का हमारे पास होता है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी कि इसमें ये जो कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट है, इस एंजाइम के साथ क्या होगा, इस एंजाइम के साथ जो है वो अटैच होगा क्या चीज़, टाइटली। ये क्या होगा, टाइटली अटैच विथ एंजाइम के साथ क्या करेगा, ये टाइटली अटैच होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है हेमाटिन, ठीक है ना, हेमाटिन जो है वो इसकी हमारे पास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो इसकी टाइप होती है ना, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। वो मेरे पास क्या होती है, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में हमारे पास जस्ट क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं जी क्या चीज़, मेटल आयन। जैसे कि हमारे पास क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम के आयन है, ठीक है ना, मैग्नीशियम के आयन है, इसी तरह से हमारे पास किसके आयन है, मैग्नीज के आयन है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, कॉपर्स के आयन्स हैं, ठीक है ना, और हमारे पास क्या होते हैं, जिंक आयन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आयन्स क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल में है हमारे पास के सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना। अब सलाइवरी अमाइलेज जो है ये हमारे एंजाइम जो है ये कहाँ पे मिलता है, हमारे माउथ के अंदर मिलता है, हमारी ओरल कैविटी में मिलता है। इसको इनऑर्गेनिक कोफैक्टर चाहिए, यानी कि इसको मेटल आयन चाहिए, तभी ये अपना फंक्शन करेगा, वरना तो ये अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब जैसे कि पता है कि एंजाइम का हमारे पास जो है वो एक्शन क्या होता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो फास्ट करते हैं ना, ये जो इसकी स्पीड होती है ना, जिसमें ये स्पीड को फास्ट कर रहे होते हैं, ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पीछे जो है वो बताया था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास जो है वो क्या होती है। हमारे पास क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को चाहिए उसका रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। सो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start
रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो हमारे पास एंजाइम होते हैं एक्चुअली में किस तरह से जो रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को फास्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, सपोज करो मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है ना, ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम के साथ इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पर चाहिए सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ आकर लगता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास, सपोज कर लो ये बन जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आया, ठीक है, इसके साथ बाइंड हुआ तो ये क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा। और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये फिर जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास सबस्ट्रेट था ना उसके कुछ बॉन्ड जो है यहाँ पर टूटेंगे और कुछ जो है वो नए बनेंगे और हमारे पास फाइनली ये क्या होगा, ये फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था कि सबस्ट्रेट ने क्या किया, एंजाइम के साथ जो है वो जाकर क्या कर लिया, उसने बॉन्डिंग की, उसके साथ अटैच हुआ और देन फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या ये इतना आसान था? अरे नहीं, यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है वो ग्राफ से समझते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ। सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, ये जो आप लोग लाइंस देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, ये है, सपोज कर लो मेरे पास ये है सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब इस सबस्ट्रेट ने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है ना। कन्वर्जन के लिए इसको चाहिए क्या चीज़, हाई एनर्जी स्टेट चाहिए, यानी कि इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी स्टेट होती है जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए आती है और इस थोड़ी सी देर के लिए इसमें एनर्जी भी क्या होती है, बहुत थोड़ी होती है। तो फिर क्या है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं ना, उसको यहाँ पर देखो, ये सबस्ट्रेट को इतनी ज़्यादा जो है वो हाइट क्रॉस करनी पड़ती है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख, जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट है कि जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहती है और उसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी होती है। तो उस बहुत थोड़ी सी रहने वाली स्टेट में थोड़ी सी एनर्जी से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए ये, फिर क्या चीज़ चाहिए हमें, ये जो है ये सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम है, ठीक है। यानी कि पहला जो था हमारे पास ये विदाउट हमारे पास क्या था, एंजाइम था, और ये जो है विद एंजाइम है। तो जब इसके साथ एंजाइम लगेगा तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को मज़ीद कम कर देता है, यानी कि उसकी हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे ही इसकी हाइट कम होगी तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम क्या कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है। सो प्लीज़ थम्स अप कर दें, वीडियो को जो है वो आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मॉडल्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि ये मॉडल अगर देखा जाए तो ये क्या बताते हैं कि ये एंजाइम जो है वो किस तरह से काम करते हैं। अब हमारे पास दो मॉडल आए थे। पहला मॉडल हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। अब इस मॉडल के मुताबिक अगर हम, पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मॉडल है सबसे पहले ये दिया किसने था, ये दिया था हमें एमिल फिशर ने दिया था, ठीक है ना। एमिल फिशर ने दिया था। फिशर ने कब दिया था, 1894 को इसने जो है ये लॉक एंड की मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक इसने कहा क्या था कि हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि हर लॉक की अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, की होती है जो लॉक को ओपन करती है। सेम वे हमारे पास हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो एक्टिव साइट से आकर बाइंड करेगा। कोई दूसरा जो सबस्ट्रेट है वो किसी दूसरे एंजाइम के साथ जाकर जो है वो अटैच नहीं हो सकता। जिस तरह का एक्टिव साइट उसी तरह का हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है ना, इस मॉडल के मुताबिक जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है। ठीक है ना, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होती है वो क्या है, हमारे पास रिजिड है, यानी कि वो चेंज होने वाली नहीं है। जिस तरह का एक्टिव साइट होगा फिर उसी ही तरह का हमें क्या मिलना है, सबस्ट्रेट मिलना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसकी नो मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसकी कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होगी। अब बस जिस तरह का एक्टिव साइट है उसी तरह का बस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी क्या चीज़, हमें चाहिए सबस्ट्रेट। मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ना तो हमारे पास कब रिएक्शन से पहले, ना तो रिएक्शन के दौरान, ना रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला मॉडल है कि जिसमें जो है वो क्या बताया जा रहा है कि एंजाइम जो है वो अपनी जो एक्टिव साइट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और उसी ही तरह का फिर उनको क्या चाहिए होता है, उसी तरह का उनको सबस्ट्रेट चाहिए होता है और सबस्ट्रेट उनके साथ आकर अटैच नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है दैट इज दी हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अब ये जो मॉडल है ये क्या बताता है, ये अच्छा किसने दिया था, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसको किसने दिया था। इसको दिया था कॉशलैंड ने दिया था। ठीक है ना, कब दिया था, 1958 को जो है ये मॉडल परफॉर्म किया गया। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम हैंड इन ग्लव रूल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका जो है हमारे पास यहाँ पर दूसरा नाम क्या है, हैंड इन ग्लव रूल, हैंड इन ग्लव रूल। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें हैंड इन ग्लव रूल, जैसे कि मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल से समझा दूं। सपोज कर लो एक ग्लव पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अब जब उसके अंदर हमने फिंगर्स नहीं डाले, ठीक है, तो वो जैसे पड़ा तो वो पड़ा है, उसकी कोई शेप नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर क्या करते हैं, अपना हाथ अंदर डालते हैं, तो वो जिसका भी हाथ होता है उसी के हाथ की क्या कर लेता है, शेप को अडॉप्ट कर लेता है। वो आपका हाथ हो सकता है, आपकी सिस्टर का हो सकता है, आपके ब्रदर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है कि ग्लव में किसी का भी हम हैंड डालें तो वो उसी की शेप ले लेता है। तो इंड्यूस फिट मॉडल भी यही कहता है कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। सपोज कर लो मेरे पास ये एंजाइम है, ठीक है, अब ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है ना, इसकी एक्टिव साइट जो थी वो यूँ इस तरह से थी और मेरे पास जो सबस्ट्रेट था, सपोज कर लो मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो इस तरह का था। ठीक है, अब जब क्या करेगा ये जो मॉडल है, ये मॉडल ये बताता है कि जब सबस्ट्रेट जो है वो इस शेप का होगा तो एक्टिव साइट जब इस सबस्ट्रेट को देखेगा तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज करेगा, यूँ इस तरह से जो है वो अपनी शेप को यूँ चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये मॉडल कह रहा है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव साइट है, ठीक है ना, एक्टिव साइट यहाँ पर क्या है, ये नॉट रिजिड, ठीक है, ये रिजिड नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सख्त नहीं है, ये अपने आप को क्या है कि ये चेंज कर सकती है। तो क्या हम इसको यूँ बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या होती है, ये जो एक्टिव साइट होती है, क्या ये स्टैटिक है, ठीक है ना, स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये खुद को चेंज कर सकती है। ये क्या है, ये डायनामिक है, ठीक है, ये क्या है कि ये डायनामिक है, ये अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अपनी शेप को जो है वो चेंज कर लेती है। अब ये मॉडल जो थे, दो मॉडल क्या बता रहे हैं, एंजाइम के एक्शन को बता रहे हैं। एक एक्शन में हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट क्या है, वो रिजिड है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। दूसरे मॉडल में हमने पढ़ा कि जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है, वो अपनी शेप को यहाँ पर चेंज कर लेती
है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में हम जो है हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन है, फिर हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन है, और फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है एंजाइम की, तो वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।